नमस्कार, स्वागत है आज की इस अति विशिष्ट व्याख्यान माला में। मैंने देखा कल कई कई सारे बच्चे जो थे बड़े आनंदित थे, बड़े उत्साहित थे, बड़े आह्लादित थे। और आज कई सारे बच्चों से मेरी बात हुई तो बहुत नकारात्मक थे और कंफ्यूज थे, क्या होगा क्या नहीं होगा। नेट की परीक्षा 2026 में 2 जनवरी को पूरी हुई और आज है 3 जनवरी। 3 जनवरी के दिन जब हमारे पास ये 100 प्रश्नों की श्रृंखला सामने आई तो हमने सोचा कि क्यों ना आप सभी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए एक वीडियो अपलोड कर दी जाए, बना दी जाए, ताकि जो बच्चे भविष्य में परीक्षा देने वाले हैं वो पिछले साल के आए हुए प्रश्नों को देख के तैयार हो जाएं और ये समझ सकें कि वास्तविकता में योग नेट जेआरएफ के वो अध्यापक जो पेपर बना रहे हैं उनके मस्तिष्क में चल क्या रहा है। क्योंकि पिछले जितने दिनों से हम लोगों ने ये पेपर देखना शुरू किया है, मैं समझता हूँ हर बार एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो हर बार थोड़ा सा उत्साहित होती है, थोड़ा सा हतोत्साहित होती है। कई बार प्रश्नों में इतनी सारी श्रृंखलाएं दे दी जाती हैं, इतने तरीके के सिलेबस को दे दिया जाता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ 1 या 2 या 3 सिलेबस पे फोकस किया जाता है। जैसे इस बार एनटीए ने सबसे बड़ा जो भौचक्कर दिया, बहुत तरीके से एक प्रश्न पूछा था कि आप सिलेबस को बताइए कि नेट का सिलेबस कैसा है। नेट के सिलेबस को ही पूछ लिया गया, यानी यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक के सिलेबस को पूछ लिया गया। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है पिछले, अगर आप इस चैनल पे जाके देखेंगे पीछे, तो मैंने बहुत विस्तार से सिलेबस की चर्चा की थी। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा इंट्यूशन सा आ रहा था कि थोड़ा सिलेबस विस्तार से चर्चा कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो पेपर देने जा रहे हैं उनको अपना सिलेबस नहीं याद होता। हम लोग जब यूपीएससी वगैरह दिया करते थे या पीसीएस वगैरह के एग्जाम्स दिया करते थे तो हमने कोशिश की है कि उसमें हमने यही सीखा है, खूब सारा सिलेबस याद कर लेना। कोशिश रही एक दो परीक्षाएं क्वालिफाई भी हम लोगों ने किया। फिर हमारी कोशिश ये रही कि योग के क्षेत्र में ही रहें, क्योंकि परिवार से कई सारे लोग यूपीएससी में हैं ऑलरेडी। और फिर पीसीएस की परीक्षाएं, फिर योग का क्षेत्र ऐसा रहा, देश विदेश की यात्राएं। तो अब हम आपके सामने उपस्थित हैं। बहरहाल आज आज हम लोग जिस विषय वृत्ति पे बात करने वाले हैं, प्रिय बच्चों, छात्रों, मित्रों, भाइयों बहनों, वो ये है कि योग ने किस प्रकार के नेट जेआरएफ की परीक्षाओं को अपने अपने आगोश में समायोजित किया है, किस तरीके से अपने प्रश्नों को पूछा है। तो आज पूरी की पूरी चर्चा, चाहे जितने देर की हो, वो इन्हीं प्रश्नों पे होने वाली है, जिन प्रश्नों को नेट जेआरएफ में पूछा गया है, यानी 2 जनवरी की जो परीक्षा है। तो मैं क्या किया हूँ, पूरा प्रश्न मेमोरी के आधार पे मैं बच्चों से लिखवा लिया हूँ कि क्या क्या है। जिन जिन बच्चों ने परीक्षाएं दी हैं उन बच्चों से बातचीत की हमने कोशिश की कि आप मेरे को बता दीजिएगा कि क्या क्या है। तो इसलिए हो सकता है कि प्रश्नों के लिखने में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, क्योंकि सुबह सुबह मैंने टाइप किया, फिर आपके सामने ला के प्रस्तुत करता हूँ। नेट जेआरएफ की चीज़ों को मैं स्वयं ही बनाता हूँ बहुत बहुत ध्यान से, क्योंकि किसी के भविष्य का प्रश्न रहता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हो सकता है प्रश्नों में थोड़ा बहुत दुराव हो, यानी कि मूल प्रश्न वही रहेगा, लिखने के तरीके में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि पेपर मिलता नहीं, सब ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं, मेमोरेबल परीक्षाएं होती हैं, मेमोरी के आधार पे होती हैं। तो जिन बच्चों ने जो जो इनपुट्स दिए हैं उन इनपुट्स के आधार पे, और एक नहीं तकरीबन 15-20 बच्चों से हमारी बातचीत भी रही है। सुबह से 8 बजे से लेके और 10 बजे तक के बीच में 3-4 बच्चों से आधे आधे घंटे भी बात हुई है, काफ़ी सारे लोगों से इनपुट्स देखा। एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, बाकी चीज़ें तो बाद में हम डिस्कस करेंगे ही, वो ये है कि मैं देख रहा हूँ इन दिनों अध्यापकों से ज़्यादा शानदार छात्र हो चले हैं। जितने भी अध्यापकों को मैं जानता हूँ, उन अध्यापकों के सापेक्ष छात्रों के अंदर वो वृत्तियाँ जो एक अध्यापक के अंदर होनी चाहिए, वो सापेक्ष तौर पे साधारणतया अति अति शानदार वृत्ति में आगे बढ़ रही है। यानी एक बहुत अच्छा साइन मैं समझ सकता हूँ योग की जिजीविषा के लिए। कुछ छात्रों ने ये भी बताया कि एमए तक उनको इस बात का भान नहीं था कि पढ़ाई कैसे करते हैं, परीक्षा कैसे देते हैं, परंतु अब ऐसा हो चला है कि वो बहुत आसानी से चीज़ों को टैकल कर पाते हैं। एक बात याद रखना बच्चों, जो भी परीक्षा दे के आए हो खास करके, वो ये बात ध्यान रखना कि अगर तुम्हें, जैसे ये प्रश्न है हठ योग प्रदीपिका के अनुसार, धोती क्रिया या धोती की माप लिखिए, या जो भी है, जो भी चीज़ें हैं, जो पूछा प्रश्न है, नौली का प्रश्न पूछ लिया। कभी ऐसा हुआ हो कि वो प्रश्न तुम्हारे सामने आया है या नहीं आया है? अगर कभी का कभी तुमने देखा है, कभी वो प्रश्न गुजरा है, तो ये बात समझ लेना कि तुम पढ़े हो। यानी ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा ना हो कि कोई बात ही ना समझ में आ रही हो। जैसे मान लीजिए कि अब महर्षि भृगु के संदर्भ में आपको जैसे भृगुवल्ली की बात आती है, भृगुवल्ली आपने देखा सुना है, नाम ना याद आ रहा हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन प्रश्न आपके सामने से गुजरा है, वो तुम्हारी पहली जीत है।
ये याद रखिए, मेरा भी अनुभव है इस बात में। हमेशा प्रश्न में कई बार तो पेपर देने के लिए हम लोग 20,000 25,000 प्रश्न पढ़ लिया करते थे, ताकि प्रश्न कोई हमारे सामने ऐसा ना हो कि अपरिचित प्रश्न आ रहा हो। तो प्रश्नों से परिचय, सिलेबस के साथ परिचय होना बहुत आवश्यक तथ्य है। यदि आप अपने सिलेबस के साथ में दुराव, मतलब ऐसा होता है कि उसे प्रेम करते हैं और आप उनके सारे प्रश्नों को जान जाते हैं, एक संदर्भ के तहत आप स्वयं ही नोट्स बना लेते हैं, लिख लेते हैं, तो आप संभवतः विजेता हैं। नेट क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आपको प्रश्न याद है तो। और एक प्रश्न हमेशा याद रखिए 4 और प्रश्न लेके चलता है, और 5वां 6वां 7वां 8वां या 10वां प्रश्न तक, यानी एक प्रश्न से 10-10 प्रश्न जो बना सके और 10 प्रश्नों का जो उत्तर दे सके, वो जेआरएफ कहलाता है। यानी रिसर्च फेलोशिप आपको मिलेगी, पैसा मिलेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन टैलेंट की दुनिया में आप कहाँ हैं। और याद रखिए, जो व्यक्ति योग का जीवन जी रहा होगा, उसके लिए नेट या जेआरएफ या कुछ भी ऐसी चीज़ बहुत बहुत बड़ी बात नहीं होती है। एक बात। दूसरी बात, यदि आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं कई बार से, क्योंकि मेरा प्रयास यही रहता है, मैं पूरी कोशिश ये करूं कि मेरे बच्चों को ये बात कभी भी ना लगे कि वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप यौगिक जीवन नहीं जी रहे हो। यदि यौगिक जीवन जीना शुरू कर दोगे, तो कोई परीक्षा ऐसी नहीं है जिसको आप क्वालिफाई ना कर जाए। कोई भी ऐसी एग्जामिनेशंस नहीं है जो आपके सामने बहुत 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 बड़ी विषय वृत्ति हो। याद रखिए, अभी आपने देखा है एक छोटा सा बच्चा महेश रेखे, वो वेद पारायण पूरा का पूरा जो दांडिन शाखा है, उसको यजुर्वेद की पूरी मध्यादिन शाखा है, उसको पूरी तरीके से दंड क्रम विधि को पूर्ण कर लिया उस बच्चे ने। यानी कितनी बड़ी बात है सारे श्लोकों को कई प्रकार से याद करना, और फिर उसको उसी तरीके से समझा देना। आप समझिए इस बात को कि अगर आपने जीवन को सकारात्मक दिशा में लगा दिया, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत शानदार हो गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए पूरी कोशिश ये करें कि यौगिक हो चलें। योग की परीक्षा अन्य परीक्षाओं से भिन्न होती है। हम साधारणतः जैसे 10वीं का पेपर तैयार करते हैं, 12वीं का तैयार करते हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं, मास्टर डिग्री प्राप्त करते हैं, ठीक वैसे ही हम योग को भी लेके चलते हैं, जबकि ऐसा कदाचित नहीं है। यदि आप योग को अपने जीवन में आत्मसात कर लेंगे, आप अभी देखेंगे भी इन सारे प्रश्नों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत लंबा है, बहुत थेरेटिकल है, इतना थेरेटिकल है जिसको आप जी नहीं पाएंगे। हर वो चीज़ चाहे तो आप जी सकते हैं। पहले प्रश्न से ही आप देख रहे होंगे, इसमें पूछा गया है कि सूर्य नमस्कार के बीज मंत्रों का क्रम क्या होता है। जब आप बीज मंत्र जान जाएंगे, जब आप ये जानने लगेंगे कि बीज मंत्रों, आप अपनी साधना में बीज मंत्रों का उपयोग करने लग जाइएगा, आप अपने जीवन में बीज मंत्रों का उपयोग करने लग जाइएगा, तो कौतूहल वश ही प्रश्न उठेगा कि सूर्य नमस्कार के बीज मंत्र कौन से हो सकते हैं। इनफैक्ट सूर्य नमस्कार का मंत्र कौन सा हो सकता है, उन मंत्रों में बीज मंत्र लगाया क्यों जाता है, आखिर बीज मंत्र से चक्रों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्यों होता है। जैसे हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि जब हम शाक्त संप्रदाय के मंत्रों का आवाहन करते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चाई ओम ग्लूं हुं क्लीं जुं सह, ये सब क्या है, ये मंत्रों में ये बीज मंत्र लगा पड़ा है। जब हम प्राणायाम का मंत्र पढ़ते हैं, ओम भू ओम भुआ ओम स्वहा ओम महा ओम जनः ओम तपः, तो ये किस मंत्रों के तहत आता है। हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। बहरहाल आइए पहले प्रश्नों पे चलते हैं। कोशिश करेंगे कि हर एक प्रश्न के साथ में आपके साथ कुछ कुछ बातें ऐड ऑन करते चले, ताकि आप आसानी से समझ सकें। अब हमारे सामने एक प्रश्न दिख रहा है, सूर्य नमस्कार। ये प्रश्न पूछा गया, सूर्य नमस्कार नेट जेआरएफ में कितनी बार पूछा गया है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सूर्य नमस्कार के संदर्भ में क्या क्या प्रश्न बन सकता है, ये आप सोच के देखिए। एक तो ये है कि ये जो 12 है सूर्य नमस्कार के 12 पोजेज होती हैं, जिसमें से 4 तो दोहराई जाती हैं और 8 पोजेज जो है वो यूनिक पोजेज होती हैं। तो उन पोजेज में और उनका नाम क्या है, किन किन ग्रंथों में उनका नाम आया है। जैसे आप सोचिए, हस्तोत्तान है, पाद हस्तासन है, अश्व संचालन है, दंडासन है, उनका नाम किन किन ग्रंथों में लिया गया है। सूर्य नमस्कार किसके द्वारा फाउंड किया गया, कौन है जिसने सूर्य नमस्कार को बहुत पॉपुलराइज कराया। फिर बात आती है कि सूर्य नमस्कार के बीज मंत्रों की श्रृंखला क्या होती है। यदि आप सूर्य नमस्कार पे नोट्स बना रहे होंगे, जैसे अगर मैं आपको मेरा नोट्स दिखाऊं सूर्य नमस्कार के संदर्भ में, तो तकरीबन 5-6 पन्ने का मैंने नोट्स खुद से लिखा हुआ है, ये सोचते हुए कि व्हाट इफ करके। व्हाट इफ का मतलब
क्या हो यदि ये ना हो, क्या हो कि ये सूर्य नमस्कार ना होके ये चंद्र नमस्कार हो जाए, तो क्यों ये चीज़ ऐसी हो और सूर्य को नमस्कार क्यों दिया गया है, किसको क्या पसंद है। जैसे शिव को एक लोटा जल सारी समस्या का हल हम कहते हैं, जैसे विष्णु को बहुत अलंकार पसंद है, वैसे ही सूर्य को नमस्कार पसंद है। सूर्य की साधना यदि की जानी है तो वो नमस्कार के तहत की जानी है। तो नोट्स बनाने में हमारे पास मल्टीपल सेगमेंट्स आते हैं, उसी सेगमेंट में जो दूसरा सेगमेंट है वो आ जाता है बीज मंत्रों का। ओम जैसे अर्काय नमः, है ना, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम रवैये नमः, इस तरीके का पूरा ये सब क्या है, वेदों से लिया गया सूर्य का विभिन्न नाम है। तो जब आप वेदों के क्रम में सूर्य के नाम को ले जाते हैं, फिर उसमें आ जाती है ह्रिंग रौंग, है ना, तो ये सब इन सब का वर्णन कहाँ आता है, बीज मंत्रों का क्रम पूछा गया, जो कि बहुत साधारण थे। यदि आप सूर्य नमस्कार को जानते तो आसानी से कंप्लीट कर जाते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मेरा उद्देश्य मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य आपके 4 ऑप्शंस से मिला के उत्तर को कंप्लीट कराने का कदाचित नहीं है, लेकिन 4 के आगे जो है 20, मतलब उसके 20 प्रकार से अगर हम एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कैसे किया जाना है, वो मेरा उद्देश्य है। मैं चाहता हूँ कि आप यदि परीक्षा दे चुके हैं तो आप समझिए कि आपने अच्छा किया या बुरा किया। नो डाउट आपने सही उत्तर मारा भी होगा, तो भी आप ये सोचिए कि क्या आप और ज़्यादा, मतलब व्हाट इफ़ अगर मैं जेआरएफ के बाद की बात करूं, कैसा हो कि आप किसी विश्वविद्यालय के चांसलर बनने की परीक्षा दे रहे हो, तो इस प्रश्न को कैसे देखते हैं अगर आपने पेपर दे दिया है। यदि आपने पेपर नहीं दिया है और आप ये चाहते हैं कि जो व्यक्ति परीक्षा देने वाला, या आप चाहते हैं कि आप पेपर दें, तो आपको ये सोचना होगा कि मैं प्रिपरेशन कैसे करूं, क्योंकि आपके पास स्टिल 6 महीना बाकी है। तो पूरी कोशिश ये करें कि आप अच्छे तरीके से अपने नोट्स को बनाइए ताकि शाश्वत हो सके। तैयारी चाहे जहाँ से कीजिए, कोई बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं इस समय, लेकिन मुद्दा यही है कि आपकी प्रिपरेशन में आप कितने शाश्वत हो चलते हैं। अब एक ये पुस्तिका है हठ योग प्रदीपिका। इस बार के पेपर में हठ योग प्रदीपिका से तकरीबन 5 से 10 सवाल बड़े शानदार किस्म के पूछे गए। मतलब देखिए, एक तो बात तय है ना कि आपके पास कुछ ही पुस्तकें ऐसी हैं, जैसे सिद्ध एसएसपी साहब हैं, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, उसके बाद फिर जो है घेरन संहिता है, फिर शिव संहिता है ना, फिर हठ हठ प्रदीपिका है। ठीक है, हठ रत्नावली से भी आजकल 1-2 सवाल पूछ देते हैं। तो ये कुछ किताबें ऐसी हैं जो कभी चेंजेबल ही नहीं है, यानी ना तो उसमें अब स्वात्माराम आने वाले हैं, ना महर्षि घेरंड आने वाले हैं, शिव संहिता भी है उसमें, साथ में मैंने लिखा ही है, गोरक्ष संहिता भी है। तो अगर आप ये बात जान चुके हैं कि अब इसमें परिवर्तन नहीं होना है, तो क्यों ना पूरा मेमोराइज कर लिया जाए। भाई रैंचो ने, 3 इडियट्स के रैंचो ने कहा कि सिस्टम थियरी को समझिए, है ना, उसको रट्टा मारना इम्पोर्टेंट नहीं है। रट्टा मारना साइंस में इम्पोर्टेंट नहीं है, फिलॉसफी में तो खूब है। जो बातें परिवर्तित नहीं होंगी रत्ती भर भी, उसको हू बाहू रट्टा मार के याद कर लेने में बुद्धिमानी होती है, ये जान लीजिए। जैसे हम लोगों को अपने विश्वविद्यालय के दिनों में पहले दिन से अगले, मतलब अगर 6 महीने का कोर्स है तो 5 महीने तक पातंजल योग सूत्र को, 6 महीने के सेमेस्टर में 5 महीने तक पातंजल योग सूत्र को याद कराया गया। जब हमें याद हो गया पूरा, सारे बच्चों को याद हो गया, तो अगले 1 महीने में उसका पूरा अर्थ समझा दिया गया, बहुत आसानी से क्लियर हो गया। मतलब घेरन संहिता, हठयोग प्रदीपिका, इसका सूत्र याद होना चाहिए। प्रश्न देख के आपको सूत्र यदि याद आ रहा हो तो आप कहीं अपने आप को स्थापित कर पाते हैं। प्रश्न था कि धोती, क्रिया नहीं है, धोती का माप लिखिए, कितने 4 अंगुल की होती है, मतलब उसकी चौड़ाई कितनी होती है, कितने मीटर की होनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। ये ऑप्शंस के अनुसार से देखा जा सकता था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। महर्षि भृगु, अब ये बड़े शानदार ऋषि माने जाते हैं महर्षि भृगु। भृगुवल्ली के तहत आता है। अब अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग नामों का वर्णन है, लेकिन उपनिषदों में वरुण शब्द आता है, इस तरीके का शब्द दिया जा रहा है, या इसी अन्य शास्त्रों में अन्योन्य नाम है। लेकिन योग शास्त्र जो कहता है वो है महर्षि भृगु के उपनिषदीय ज्ञान के हिसाब से भृगुवल्ली में इसका पूरा वर्णन है। तो भृगुवल्ली जो है, जो उपनिषद का हिस्सा है, उसके तहत आप इसको देख सकते हैं।
आगे देखते हैं घेरंड संहिता का। इजी प्रश्न है, मतलब इस पे मैं क्या डिस्कस करूं। अब जाके आप उपनिषद आपको पढ़ाऊं। देखिए मैं हमेशा ये बताता हूं कि इसके इनकट प्रश्न मुंडक मांडुक्य छांदोग्य गायत्री तैतरी और बृहदारण्यक, ये सारे उपनिषद आपको ऐसे याद होने चाहिए जैसे आपको आपके पिताजी का नाम याद है, जैसे आपको आपकी माताजी का नाम याद है। उपनिषदों के अंदर अब कबंदी ऋषि के प्रश्न उपनिषद में कबंदी ने क्या पूछा, क्यों पूछा, वो क्यों, यदि आपको पता चल जाए क्यों महर्षि भृगु जो है वो अपने पिता के पास जाते हैं, क्यों वो प्रश्न पूछते हैं, क्या उनकी आइडियोलॉजी है, ये बात अगर आप जान जाए। भृगु के अलावा और कितने कितने ऋषि हुए हैं उपनिषदों के ऋषि। एक नोट्स बनेगा कि उपनिषदों के कौन कौन से ऋषि हैं। ठीक है। नचिकेता, अब पिछली बार का प्रश्न है कि यम नचिकेता संवाद से संबंधित कौन सा उपनिषद है। तो यदि आपने उपनिषदों के ऋषि नाम का एक नोट्स बनाया होता तो आप बड़े आसानी से क्वालिफाई कर पाते इन क्वेश्चंस को। क्या करना है आपको कि ये लिखना है कि ईश के में कौन से ऋषि हैं, कौन से भगवान उसके प्रमुख हैं। मतलब उपनिषदों में ऐसा भी है, किसी में ब्रह्म को महत्वपूर्ण माना, किसी में विष्णु को महत्वपूर्ण माना, किसी ने शिव को महत्वपूर्ण माना। तो आपको नोट्स बनाते समय ये पूरा ध्यान रखना है कि कौन से ऋषि महत्वपूर्ण है, कौन सा देवता उसमें ब्रह्म के तौर पे देखा जा रहा है, कितने लेसन्स हैं उसके अंदर, कितने श्लोक हैं उसके अंदर, कौन सा मंत्र आसानी से याद किया जा सकता है और कितने मंत्रों में शांति का, कई सारे उपनिषदों में शांति वाला मंत्र भी है, तो वो आपको देखना है। एक और बात, आपको उपनिषदों को ये भी तय करा लेना चाहिए कि वो कौन से वेद का है, कौन सी शाखा का उपनिषद है और उसके संदर्भ में कितने प्रकार की कमेंट्रीज लिखी गई, किसने ऋषियों ने क्या क्या बातें कही हैं। तो आप ऐसे, ये प्रश्न आपके लिए बहुत इजी हो जाता। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हुए चलते हैं कि इजी और मॉडरेट क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे। ठीक है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि निहायत ही ईजी है। प्रदीपिका, अगेन बहुत इजी प्रश्न है। ठीक है। भृगु के पिता का नाम उपनिषद देखे होंगे तो बहुत इजी है। घेरंड संहिता के अनुसार, अब ये बताइए, शुद्धि क्रिया का क्रम मिलाना है आपको। मतलब यूपीएससी जैसे सवाल पूछती थी, जब क्वेश्चन समाप्त हो जाता है ना पेपर्स एग्जामिनर्स के पास में, तो वो कोशिश वो ये करते हैं कि एक ही प्रश्न में 5 प्रश्न आपके सामने कैसे क्रिएट करें ताकि कंफ्यूजन हो। ठीक है। कि आप मिलान करें कि इसका ए का ए है, बी का डी है, इस तरीके से आपको मिलान करना होता है। तो यानी एक क्वेश्चन, उसके अंदर चारों क्वेश्चंस आपको याद होना चाहिए। और ये बात मैं डे 1 से कहता हूँ कि यदि आपने ये बात समझ ली, एक प्रश्न से 5 प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं, तो फिर ये पेपर, ये जो शुद्धि क्रिया और अशुद्धि क्रिया है, ये सब आपके लिए आसान हो जाएगा। और महर्षि घेरंड बदलने वाले नहीं है, ना ही वो पुस्तक चेंज होने वाली है, ना ही उसकी कमेंट्रीज से कभी प्रश्न आने वाला है। स्टिल आपके सामने, मतलब वही घेरंड ऋषि रहेंगे आजीवन, जीवन पर्यंत। जब तक नेट की परीक्षाएं होती रहेंगी तब तक महर्षि घेरंड और घेरंड संहिता चेंज नहीं होने वाला है। तो क्यों ना घेरंड संहिता का इतना पोस्टमार्टम कर लिया जाए कि वो सारा का सारा श्लोक याद हो, सारा का सारा आसन याद हो, सारा प्राणायाम याद हो, सारा षटकर्म याद हो। जैसे घेरंड संहिता से इस बार एक प्रश्न था समाधि के संदर्भ में। अब आप कल्पना करके देखिए, महर्षि पतंजलि की संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधियों का वर्णन आप खूब सुनते हैं, खूब आसानी से जानते भी हैं, लेकिन इनकी निरामय इत्यादि का वर्णन आप क्यों नहीं करते हैं अपने कक्षाओं में। यदि आप क्लासेस ले रहे हैं 1 2 1 2 3 4 कर रहे हैं, तो उसी में बीच बीच में एक एक लाइन में बताते रहिए, चलिए हमारा लक्ष्य है, कोशिश कीजिए, गहरी सांस लीजिए, कुछ नहीं तो महर्षि घेरंड के द्वारा बताई हुई कुछ समाधियों का वर्णन आपको प्राप्त करना है। इस तरीके की चीज़ें अपनी कक्षाओं में ऐड कर सकते हैं। इट्स क्वाइट ईजी, है ना। तो इसे भी हम इजी ही लेके चलें तो ज़्यादा बेहतर है। तो 4 का 4 सवाल बहुत ही इजी। अब इनमें अगर आप गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब आप नोट्स अच्छे से नहीं बना रहे हैं। यदि आपने 4 सवालों में कोई गलती की है तो इसका मतलब आप नोट्स ठीक से नहीं बना पा रहे हैं। और नोट्स बनाने के लिए मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा
कि हाउ टू मेक नोट्स, कैसे नोट्स बनाया जाना चाहिए नेट जेआरएफ के लिए, टॉपर्स नोट कैसा होता है। इनफैक्ट आई विल शो यू ऑल्सो कि आप देखो, और नहीं हो तो आप एक बार गूगल पे लिखना SKM योगा टॉपर्स नोट नेट जेआरएफ हो, तो उसमें आपको एक लिंक दिखेगी, तो आप उस पर क्लिक करके देखना। उसमें बहुत सारे मैंने बच्चों का टॉपर्स नोट अपडेट भी किया हुआ है, अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको भी प्राप्त कर सकते हो। आप देखो कि जो लोग JRF रैंक 1 लेके आ रहे हैं उनका नोट्स कैसा है, किस तरीके के नोट्स को वो बनाते हैं। और मैंने इनफैक्ट मेरे यूट्यूब पे ही एक वीडियो भी है, आप जाके देखिएगा। मैंने एक वीडियो बनवाई थी एक बच्चे से, नियंता जोशी से, रैंक 1 होल्डर थी वो, तो मैंने उससे बोला था बेटा बना दे एक वीडियो ताकि लोग देख सकें कि क्या होता है, टॉपर्स की सोच कैसी होती है। तो आप वो देखो। बाकी मैं हुई आपके सामने हमेशा से ही अवेलेबल रहा हूँ, कभी भी कक्षा में सेकंड नहीं आया इसी, तो मेरा भी अनुभव आपके लिए बहुत काम आएगा। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार षटकर्म का क्रम लिखिए तथा यह भी बताइए कि षटकर्म किसे नहीं करना चाहिए। अच्छा हाँ, ये पूरा प्रश्न था इसमें। अच्छा, इस बार के प्रश्नों में थोड़ा सा ना ये सही है गलत है, कहा नहीं जा सकता, इस तरीके वाला भी प्रश्न था, तो ये वैसा ही प्रश्न था। अगेन हठयोग प्रदीपिका इज द कीवर्ड एंड षटकर्म इज द कीवर्ड। हठयोग और हठयोग प्रदीपिका और षटकर्म आपके सामने आ जाए तो इसको भी आप इजी के तहत ही गिन लेना, क्योंकि इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप नहीं जानते होगे, नहीं पढ़े होगे। फिर बात आती है आगे अगेन हठयोग प्रदीपिका, स्वात्मा राम को ज्ञान स्वयं प्राप्त होता है। ये देखिए कितना टैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको मॉडरेट में रखा जा सकता है, इसलिए मॉडरेट में रखा जा सकता है, इजी टू मॉडरेट यानी मध्य स्तर का प्रश्न। क्योंकि आप ये ऐसे समझिए कि स्वात्मा राम को मतलब हठयोग प्रदीपिका पढ़ते समय आपके इंटरेस्ट का विषय ये व्यक्ति कभी होते ही नहीं होंगे, ये ऋषि जो हैं ये आपके लिए कभी इंटरेस्ट का विषय नहीं होते होंगे। आप सोचते ही नहीं होंगे कि आप जाओ इस विषय वृत्ति में और जानो कि क्या है, क्यों उनको ज्ञान प्राप्त होता है, इनके गुरु कौन है, इत्यादि इत्यादि बातें। जैसे घेरन ऋषि के बारे में भी कोई बात नहीं की जा सकती, जाहिर सी बात है ना। तो इसका विवेचन मैंने लिख दिया है, विवेचन कीजिए, प्रश्न ऐसा नहीं था इसलिए मैंने लिखा है विवेचन कीजिए, ताकि आप थोड़ा सोचिएगा। सारे ऋषियों को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं गोरक्ष ऋषि को मान लेता हूँ, अब हो सकता है कि इस बार जो है, इस बार इन लोगों ने पूछ दिया स्वात्माराम को, हो सकता है अगली बार गोरक्ष के संदर्भ में बात हो जाए, महर्षि मत्स्येंद्र नाथ के बारे में बात हो जाए, महर्षि गोरक्ष ऋषि के बारे में बात हो जाए, स्वात्माराम हो ही गया तो घेरन ऋषि के बारे में भी कुछ पूछा जा सकता है, चंड कपाली से के संदर्भ में भी प्रश्न पूछ दें। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, मैं एक और अनुभव बता रहा हूँ, मैं कई बार से देख रहा हूँ पेपर, एक बार पूछ दिया ए तो दूसरी बार ए के बाद सीधा जेड नहीं पहुंच जाते, ये कोशिश करते हैं कि सी पे पहुंचे या डी पे पहुंचे। यानी बहुत हद तक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना आपको हमेशा सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप वो सीख जाएंगे तो आप हमेशा वो चीज़ लेके आ पाएंगे जो एक छात्र के लिए, या मतलब एक छात्र के छात्रीय जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो स्वात्माराम को मॉडरेट हमने माना, यानी 5 इजी पे 1 मॉडरेट प्रश्न हमने देखा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। शिव संहिता, शिव संहिता एक ये किताब मैंने आपको लिखा ही था। अब षट चक्र जो है वो कीवर्ड इसका अगला है, और उसमें भी देवियों के नाम। अब ये समझ लीजिए कि भगवान शिव की खासियत क्या है, वो शक्ति के ही देवता हैं। शक्ति के संदर्भ में भगवान शिव से ज़्यादा विवेचना कदाचित कम मिलती है। देवी पार्वती हो, काली की उत्पत्ति हो, या जब आप देवी भागवत पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें शिव का एक अलग रोल है। एक बात। दूसरी बात, अगर आप आध्यात्म से थोड़ा बहुत भी परिचित होते हैं तो आपको ये पता है कि देवियों का स्वरूप क्या है, कौन कौन सी देवी हैं, कितने प्रकार की देवियों का वर्णन आता है। नवरात्रि 3-4 बार आती ही है, 2 तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो 9 देवियों का वर्णन हम लोगों ने देखा है। अब उन 9 देवियों के नाम आपको साधारणतया याद होने चाहिए। एक बात और मैं बता दूं, यदि आप ये सोच के चल रहे हैं कि आप योग के छात्र हैं और आध्यात्मिकता से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो आप जीवन की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। आपको आध्यात्मिक तो होना ही पड़ेगा और साथ में साधक भी होना पड़ेगा। यदि आप साधक नहीं हैं, आध्यात्मिक नहीं हैं, तो आप संभवतया योग शास्त्र की उन ऊंचाइयों को प्राप्त ही नहीं कर सकते जिन ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए योग शास्त्र बना था। तो कोशिश ये ज़रूर करें कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अब ये मैं इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट के तहत लेके जाऊंगा
क्योंकि न तो शिव संहिता के षट चक्रों का वर्णन आपके मस्तिष्क में होगा और देवियों तक तो बात ही क्या। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ, क्वेश्चंस में ट्रिप्लिकेशंस कैसे होता है, ट्रिप्लिकेट कैसे हो जाते हैं प्रश्न। एक बात आया शिव संहिता, तो पहली तो ये पूरी किताब याद हो। अब उसके बाद षट चक्र, षट चक्र जब शब्द आएगा तो कहाँ कहाँ इसका वर्णन है। अभी जब नोट्स बनाइएगा ना आप मेरे वीडियो को देखने के बाद से, तो कोशिश कीजिएगा कि सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर एक एक नोट्स बन जाए, आपका रेडी हो जाए। षट चक्रों का, सप्त चक्रों का, अष्ट चक्रों का, नवम द्वार का, इन सब का वर्णन कहाँ कहाँ आता है ये आप कोशिश करके निकाल लीजिएगा। तो एक तो ये हो गया डुप्लीकेसी हुई प्रश्न में। अब इसमें आता है फिर तीसरा, तीसरा क्या है, 9 देवियों के नाम। ठीक है, तो ये 6 देवियों का नाम पूछा है बेसिकली, तो इनमें 6 देवियों का नाम याद करना। और एक चीज़ जो इसमें डिफ़िकल्टी ऐड कर दी है वो है क्रमवार। तो क्वेश्चंस को ट्रिप्लिकेट किया और उस पर तड़का लगा दिया क्रम का, यानी लाइन से लिखने का। ऐसा नहीं है कि आप आगे पीछे कैसे भी उसको जस्टिफाई कर लें। तो एक तो ये बात है बहुत महत्वपूर्ण कि आपको ट्रिप्लिकेसी के प्रश्नों को बहुत ध्यान से समझना होगा, तो डिफ़िकल्ट माना जा सकता है। अच्छा, इन प्रश्नों का उत्तर, मतलब आप सोच रहे हो कि मैं प्रश्नों का उत्तर दूं, तो मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ऑप्शन वाले प्रश्न आते हैं। यदि ऑप्शनल प्रश्नों को आप देखेंगे, मैं चाहता हूं कि आप व्यापक नोट्स बनाएं। अगर 1 2 का 3 4 है, इसका ए सही है, इसका बी सही है, इसका सी सही है, तो फिर इस वीडियो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वीडियो बनाने का उद्देश्य ही मेरा ये है कि आप सोचें, विचार करें कि प्रश्न कैसे आता है और हम क्या गलतियां कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, या हमें और थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था एज अ छात्र के तौर पे। तो एक प्रश्न डिफ़िकल्ट आया। आउट ऑफ 10 मैं देख रहा हूँ कि कितने प्रश्न डिफ़िकल्ट आपको मिलते हैं। जिन लोगों को लग रहा था कि पेपर बड़ा डिफ़िकल्ट था, तो उनको थोड़ा सा समझना होगा। अब बात आती है चक्रों के ऊपर। योग शास्त्र और अहिंसा, यम, नियम, ये सब, और चक्र, और फिर पंचक्लेश है ना, और फिर पंचकोश, ये सारी चीज़ें चावल दाल की तरह होती हैं। जैसे आदमी प्रतिदिन 1 2 दिन बाद चावल दाल खा ही लेता है उत्तर भारत में, ऐसा ही कुछ होता है। जैसे साउथ में डोसा सांभर लोग खा लेते हैं, इडली सांभर खा लेते हैं, ठीक वैसा ही है ये चक्र और चावल दाल और इत्यादि इत्यादि चीज़ें। तो चक्रों के संदर्भ में तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होना चाहिए कि ये कौन सा चक्र है, क्या इसका बीज मंत्र है ना, बीज मंत्र क्या है, क्या किस तरीके से ये बना हुआ है, ठीक है, क्या इसका कलर है, किस रंग का है, किस देवता को ये डिवोटेड है, प्लेस इसका क्या है ना। तो ये सब तो मतलब चक्रों के संदर्भ में ये बातें तो आपको ऐसे याद होनी चाहिए कि जैसे आपको आपके दोस्तों का नाम याद हो कि मणिपुर चक्र का है तो इनका पूरा। अब बात इसमें डुप्लीकेसी कर दी प्रश्न में, यानी उसको डबल पावरफुल बना दिया शिव संहिता के दे के, क्योंकि इस एक पर्टिकुलर पुस्तक के अनुसार इसका वर्णन करना है। अब जब अनुसार आ जाता है तो यहाँ पे इस अनुसार को थोड़ा मार्कआउट कीजिए और देखिए किसके किसके अनुसार ये मणिपुर चक्र है। क्या ऐसा है क्या कि हमारी गीता जी में भी चक्रों का वर्णन आता है? क्या ऐसा है क्या उपनिषदों में भी चक्रों का वर्णन आता है? तो आपको वो पूरी सूची बनानी होगी। जब आप ये सूची बना रहे होंगे तो मणिपुर चक्र का एक पूरा लेसन लिखिएगा, मतलब नोट्स बनाने में एक पूरा लेसन बनाइएगा, मणिपुर चक्र ये लेसन होगा। ऐसे ही सारे सहस्रार हो, आज्ञा चक्र हो, सारे चक्रों का एक सूची बनाइए, उनका एक लेसन बनाइए और कोशिश कीजिए 2 2 पन्ने 3 3 पन्ने का नोट्स बने। नोट्स नंबर वाइज बनाते हैं, 1 2 3 4, आसान होता है याद करने में। ठीक है, तो इसको भी मॉडरेट में डाला जा सकता है। फिर हाँ, ये एक फेवरेट टॉपिक, ये कहाँ से। अच्छा, एक चीज़ और मैं सोच रहा था आपको ज़रा सा कनेक्ट कराऊँ। ज़रा इसे ये सोचो, जिनको याद है मुझे बताते रहना, कमेंट में बताना कि ये कौन सी यूनिट का है, ये कौन सी यूनिट का है। ठीक है, सूर्य नमस्कार को कौन सी यूनिट 10 कहा जा सकता है। हठ योग प्रदीपिका कौन सी यूनिट से आ सकता है, ये यूनिट 2 3 के तहत लिया जा सकता है। महर्षि भृगु उपनिषद यूनिट 2, विहरण संहिता अगेन यूनिट 3 4 में है ये, यूनिट 3 में तो पतंजलि है। हठ योग प्रदीपिका अगेन वही, स्वात्माराम अगेन हठ प्रदीपिका, शिव संहिता वही हठ योग प्रदीपिका, शिव संहिता, गोरख संहिता, ये सब एक ही का वर्णन है। योगियों का जन्म स्थान यूनिट 1 में ये योगियों का वर्णन आता है। तो आप देखिए कौन से यूनिट से किस यूनिट पे आप क्वेश्चन देखना, मतलब 100 क्वेश्चंस हैं तो यूनिट 1 और से लेके यूनिट 10 तक में इससे कितने प्रश्न आए, सपोज 10 आए, इससे 10 आए,
कोई ऐसी भी यूनिट है जैसे जो साइकोलॉजी वाली है, जो मनोविज्ञान वाली यूनिट है, उससे बहुत कम प्रश्न था। एनाटॉमी वाले प्रश्न से इस बार तो मतलब मेरे वीडियोस को मैं जानता हूँ नेट वाले लोग भी देखते हैं, एनटीए जो लोग पेपर बनाते हैं, मेरे मित्रगण से भी मेरा अनुरोध है कि थोड़ा हम लोग को पढ़ाने का मौका दीजिए भाई साहब, है ना। एनाटॉमी को पढ़ाइए क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे एनाटॉमी की बड़ी आवश्यकता है, और एक छात्र जिसको आप चाहते हैं कि वो पढ़ाई करके टॉप करके जाके प्रोफेसर बने आपके विश्वविद्यालय का, उसको विज्ञान जानना बड़ा ज़रूरी है। तो कोशिश ये करें कि 2-4 एनाटॉमी के प्रश्न जरूर देवें, क्योंकि इस बार जितना आपने प्रश्न पूछा था उसका कोई लेवल ही नहीं था। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को भी कि क्या प्रश्न इन लोगों ने पूछा है, बट स्टिल। तो योगियों के नाम, अब पहले तो कौन कौन से योगी आपके सिलेबस में है, मतलब रट्टू तोता की तरह याद कर लो अपने सिलेबस के योगियों का नाम, की जैसे मेरे गुरुजी का नाम भी है उसमें, पंडित श्री राम शर्माचार्य, है ना। इसके अलावा किसका है, रमण महर्षि के संदर्भ की बात आती है। अयंगर गुरुजी की भी 2-3 बातें हैं उसमें, शिवानंदा के बारे में कुछ प्रश्न आता है। तो मतलब आपको योगियों का पूरा वर्णन एक तो याद हो जाए। अब उसमें कुछ ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है, तो उसको मिलाना था, ठीक। तो वो इजी ही है, मुझे नहीं लगता कि योगियों का जन्म स्थान, मतलब कहानी कहानी में ये चीज़ें याद हो जाती हैं। ये अल्ट्रा इजी इसको लिखा जा सकता है कि ये प्रश्न बहुत ही इजी था। एक उपनिषद आया, देखिए ध्यान बिंदु उपनिषद, यूनिट 2 का दूसरा हिस्सा है। यूनिट 2 में 2 हिस्से में बांटा जा चुका है आजकल। यूनिट 2 को 2 हिस्से में बांट रखा है, जिसमें एक तो ट्रेडिशनल उपनिषद है और एक शुद्ध योग उपनिषद है। तो उसमें से एक ये है, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार प्रणव क्या है, वही प्रणव ओंकार जी के विषय में बात हो रही है ना, जिसके चक्कर में पूरा नासा परेशान है आज तक। आपको भी परेशान किया नेट वालों ने थोड़ा बहुत, तो परेशान एज इन थोड़ा सा आपको आपसे प्रश्न जानने की कोशिश की कि बताइए ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार प्रणव क्या है। अब तो उसका ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शंस को टिक करना था। इसको मैं अगर एक तरीके से देखूं तो इसको मैं मॉडरेट प्रश्न देख सकता हूं। जो लोग उपनिषद नहीं पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते होंगे उपनिषद का, इससे आसान प्रश्न कुछ नहीं हो सकता जिन्हें उपनिषद आता होगा। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों, नेट की परीक्षा में उपनिषद यदि आपने नहीं पढ़ा तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, जीवन आपका दिग्भ्रमित होता रहेगा। उपनिषद के पेपर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उपनिषदों को आत्मसात कर लें, उसे स्वीकार कर लें। आई नो वेरी वेल इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, खासकर इंग्लिश स्पीकिंग बच्चों के लिए, क्योंकि उसका कोई इंग्लिश वर्जन नहीं है और वो उस अर्थ को नहीं प्रदर्शित करता है जिस अर्थ में संस्कृत में या हिंदी में लिखा गया जो उपनिषद है, जो उसकी शैली है। बट स्टिल यू हैव टू लर्न इट। तो कोशिश ये करें कि आप थोड़ा गहन उपनिषदों का गहन अध्ययन करें। गहन अध्ययन में मतलब बाकी चीज़ों को 1 घंटा देना तो इसको 3 घंटा दीजिए। निम्न का क्रम सजाइए, प्रस्थान त्रयी, पातंजल योग सूत्र, गोरक्षनाथ, याज्ञवल्क्य के स्मृति। थोड़ा बहुत लिखने में गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ करना है, जानते ही हो आजकल हिंदी टाइपिंग बड़ा डिफ़िकल्ट है, लोगों को समझा पाना। मतलब मेरी हालांकि इंग्लिश टाइपिंग तो ठीक है, 90 वर्ड पर मिनट तक टाइप कर लेता हूँ, बट स्टिल हिंदी टाइपिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बताइए प्रस्थान त्रयी, सबसे पहले तो प्रस्थान त्रयी भाई सबको समझिए, है ना। कौन कौन है इसमें, ब्रह्म सूत्र आ गए, गीता जी आ गई, उपनिषद लोग आ गए, तो इनका इनका वर्णन समझिए कौन पहले आया। पतंजलि योग सूत्र में ये जो पतंजलि महोदय हैं, इनका वर्णन आपको एक्यूरेट याद होना चाहिए कि ये किसके ज़माने में थे, पुष्यमित्र शुंग के ये वो थे, एक राजा हुए हैं पुष्यमित्र शुंग, उनके ये उनके यहाँ ये हवन वगैरह कराते थे, यज्ञ वगैरह कराते थे। तो पुष्यमित्र शुंग का ज़माना किसके पहले था, गीता के पहले था। जाहिर सी बात है ये तो 100-180 के आसपास की बात है ईस्वी की। महर्षि गोरक्षनाथ, ये तो ऐतिहासिक पुरुष है ना। जैसे पतंजलि हिस्टोरियन है, वैसे ये भी हिस्टोरिकल पर्सन है, हिस्टोरियन नहीं हिस्टोरिकल पर्सन। याज्ञवल्क्य ऋषि, इनका भी वर्णन है ना, यज्ञ के लिए यज्ञ के पिता कहे जाते हैं एक तरीके से, तो इनका भी वर्णन है। ये भी हिस्टोरिकल पर्सन है, ये भी इतिहास की किताबों में अमर हैं ये लोग। तो इजी है ये प्रश्न, बड़ा इजी माना जा सकता है। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार मात्राओं का क्रम, ये तो प्रश्न पता नहीं किस तरीके का था ये। नाद बिंदु उपनिषद से 3 प्रश्न आया था। हाँ, एक चीज़ और मैं बता रहा था, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार 3 प्रश्न उसमें पूछे गए थे सिर्फ नाद बिंदु उपनिषद से। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अब इस बार के उसमें पैराडाइम शिफ्ट किया इन लोगों ने थोड़ा सा। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो नाद बिंदु उपनिषद है ना, इसमें पैराडाइम शिफ्ट किया इन लोगों ने थोड़ा। क्या किया, एक तो ध्यान बिंदु हो गया, ध्यान बिंदु, ठीक है, फिर नाद बिंदु,
अब आप ये समझिए, एक ज़माना ऐसा था जिसमें ये लोग ईश, केन, कट, प्रश्न, इस इन सब से प्रश्न उठाया करते थे, खूब सारा, मतलब एक होता है प्रश्न, फिर इन सबों में भी मुंडक वगैरह से भी प्रश्न आता था। पिछली बार तो इतना प्रश्न पूछा था, पिछले के पिछले बार की लोग कंफ्यूज रहते थे कि मुंडक और मांडुक्य से किससे प्रश्न उठावे, है ना। तो एक एक ज़माना इसमें था, मुंडक मांडुक्य, छांदोग्य भी, तैतरीय, बृहदारण्य की तैतरीय से तो खूब प्रश्न पूछा गया। लेकिन इस बार ये लोग पैराडाइम शिफ्ट कर दिए। यूनिट टू के ही दो हिस्से जो है, उसमें एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। तो इस बार यूनिट टू के दूसरे हिस्से से जो योगो उपनिषद है ना, जो योग के संदर्भ में है, जैसे योग कुंडल्य उपनिषद है, योग चूड़ामणि उपनिषद है, तो वैसे ही ध्यान नाद बिंदु भी है उसमें, तो उससे प्रश्न इस बार इन लोगों ने पूछ लिया। और गजब का बात है कि, मतलब गजब की बात है कि तीन तीन प्रश्न नाद बिंदु उपनिषद में आए थे। एक तो मात्राओं के क्रम को सेट करना था, एक प्रश्न था अ उ म के देवता का, एक हंस विधा का के संदर्भ में था। अब ये पता नहीं बच्चों ने क्या प्रश्न आया था, आपको किसी को याद हो तो बताना, क्योंकि बच्चों ने जो भी बताया मैं वही आपके सामने लिखा हूँ, बट स्टिल कुछ प्रश्न था। नाद बिंदु उपनिषद के संदर्भ में 3 प्रश्न आया था। मतलब कहने का मतलब ये है कि पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। यूनिट 2 के दूसरे हिस्से पे खूब फोकस किया जा रहा है, यानी योगो उपनिषदों पे भी आपका अध्ययन इस बार थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ये कुछ क्वेश्चन था, बायोगैस में पाए जाने वाले तत्वों के नाम लिखिए, तो ये पेपर 1 में था। श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार ध्यान की स्थिति, अगेन देखिए चेंज कर दिया। मैं बताया ना कि वो जो 10 मूल उपनिषद हैं उनसे प्रश्न कम, अब यूनिट 2 वाले के दूसरे हिस्से से प्रश्न जाते। श्वेताश्वर उपनिषद आपके सामने है। ध्यान की स्थिति, नोट्स बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि ध्यान का ध्यान खूब रखना है ना, ध्यान का ध्यान खूब रखना है। कहाँ कहाँ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, कहाँ कहाँ इसका वर्णन आता है ध्यान का। ध्यान के संदर्भ में तकरीबन सारे उपनिषदों ने कुछ ना कुछ बातें कही हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है, आपको ये जानने की कोशिश करनी है कि ध्यान का वर्णन कहाँ कहाँ आता है। श्वेताश्वर उपनिषद के मूल प्रश्न बना लीजिएगा, कितने प्रश्न बन सकते हैं, कितने, मुझे लग रहा है 20 से 50 प्रश्न, इससे ज़्यादा कुछ प्रश्न ही नहीं बनेगा इसमें, ठीक है। फिर एक प्रश्न था भगवद गीता के श्लोक का। भगवद गीता के प्रश्न में भी 3 प्रश्न ऐसा आया था, एक श्लोक दे दिया गया था, उसको तोड़ तोड़ के अलग अलग हिस्सों में उसे सेट करना, बताना था कि हाँ ये वाला प्रश्न ऐसे, ये होगा इसका उत्तर। तो यानी श्लोक भी याद करना। और याद रखिए, अगर आपके जो टीचर हैं या ऐसे व्यक्ति जिन लोगों ने गीता वगैरह पे खूब अध्ययन किया है, आईआईटी कानपुर ने खूब अध्ययन किया है, तो उनकी वेबसाइट है, आप चाहें तो उसका भी संदर्भ ले सकते हैं। गीता के श्लोकों का, सारे श्लोकों का 700 श्लोक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रतिदिन यदि आप मान के चलिए 10-20 श्लोक कंप्लीट करते हैं, या तो भी 70 दिन के अंदर आप कंप्लीट कर जाएंगे सारे श्लोकों से। 10 श्लोक याद करने का मतलब क्या है, सुबह याद मत कीजिए, एटलीस्ट उसको पढ़िए, एक दिन में 3 बार उन 10 श्लोकों को पढ़िए। हनुमान चालीसा जैसे पढ़ते हैं ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, तो ये हो गया, 2 लाइनें हो गई। ऐसे ही 10 दूनी 20 लाइनें होंगी, सुबह दोपहर शाम, तीनों टाइम गोली की तरह खाइए गीता के श्लोकों को। तो आप देखेंगे थोड़े समय बाद फिर ये वाला जो लगेगा कि अब कैसे 18वें अध्याय का 8वां श्लोक कैसे याद होगा, तो ईजी हो जाएगा आपके लिए याद करना। मतलब फिर आप इसको जस्टिफाई कर पाएंगे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। बाकी बात में जब पास होना तो भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टिल अगर याद कर पाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। गीता के अनुसार सात्विक, राजसिक एवं तामसिक नरक के द्वार लिखिए। ये लिखिए का मतलब ऑप्शन में चूज़ करना था, तो ये तो मैंने अपने अपने हिसाब से लिख दिया है, बट स्टिल एक क्वेश्चन गीता के अनुसार। अगेन गीता जब भी आए तो उसको इजी में ही लिया जाना चाहिए। एक आया था प्रश्न मिलान करने का, विपरीत करणी, मूर्छा, वारिसार, और इसमें 3-4 और ऑप्शन था कि ये क्या है, विपरीत करणी क्या है, मतलब इसको प्राणायाम बोलेंगे, इसको क्रिया बोलेंगे, षटकर्म बोलेंगे, ऐसे 2-2 ऑप्शन दिए हुए थे इनके सामने। तो आपको बताना है कि विपरीत करणी क्या है, मूर्छा क्या है, मूर्छा क्या षटकर्म है, कि मूर्छा प्राणायाम है, कि मूर्छा मुद्रा है, क्या है, तो वो भी आपको बताना था। वारिसार क्या होती है, षटकर्म है, प्राणायाम है, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे अब ये मतलब बच्चों जैसा प्रश्न है ये। अगर आप ABCD पढ़ते हो योग का, तो उसमें सबसे पहले यही सब आता है कि क्या, कैसे मूर्छा, प्लावनी कैसे करते हैं, मूर्छा कैसे करते हैं, है ना, फिर कपालभाति कैसे करते हैं, कैसे वारिसार क्या होती है, धोतीसार क्या होती है, वस्ती क्या होती है, ये सब। तो ये इजी चीज़ है, इसमें कुछ नहीं कह सकता। पतंजलि योग सूत्र, अगेन फेवरेट टॉपिक, यूनिट 3, चारों अध्यायों के सूत्रों का मिलान करना था। कुछ कुछ श्लोक दिया हुआ था, उसको मिलान करना था कि कौन सा आपके समाधिपात का है, कौन साधनपात का है, विभूतिपात का कौन सा, और कैवल्यपात का कौन सा है, तो ऐसे कुछ बताना था।
अब अगेन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि यदि आप नेट की परीक्षा दे रहे हैं और पतंजल सूत्रकृत अगर सारे वो सूत्र आपके मस्तिष्क में कंठस्थ नहीं हैं तो संभवतः आपके लिए थोड़ा सा प्रश्न लगता है। देखिए, नहीं हो पा रहा है, इट्स इजी, कोई बात नहीं है, लेकिन सूत्रों का अर्थ नहीं पता है तो बात बुरी है। सूत्र है, जैसे एक मैथमेटिशियन को ये याद होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक वैसे ही आपको बाकी श्लोकों को याद करना होगा। आपको सोचना होगा कि जैसे मैथमेटिक्स के बच्चे याद कर लेते हैं, हमारे सूत्रों को हम याद कर लें। और हम यदि ये सूत्र भी नहीं याद कर पाएंगे तो फिर हम योग छात्र कैसे, और योग के शिक्षक बनने की परीक्षा हम कैसे देने जा रहे हैं। तो कोशिश ये करें कि आप खूब अच्छी मात्रा में इनको याद कर लीजिए ढंग से, तरीके से, तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। नहीं है तो डिफ़िकल्टी है, नहीं याद है तो। गहरन संहिता के अनुसार वृक्षासन की विधि बड़ा शानदार पूछा है इस बार कि कौन से पैर को कौन से पैर पे रखते हैं, दाहिने वाले को बाएं के ऊपर रखते हैं या बाएं को दाहिने के ऊपर रखते हैं, इत्यादि इत्यादि। अगेन ईजी है, एक एक आसनों का उनके सारे देखिए, जो भी हठयोग प्रदीपिका के सारे आसन हैं उनका भी वर्णन है व्यापक तौर पे, और इनका अब घिरण संहिता का भी एक याद रखिए, यूनिट 10 और यूनिट 4 ये दोनों चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी तो आगे आ जाएगा। इस बार एक बड़ा बढ़िया शब्द दिखा मुझे, है ना, अशेष दोष हरणी, बड़ा बेहतरीन है। हमेशा मैं ये बात कहता हूँ, अशेष, सॉरी, पहले तो ओ को काट दीजिए, अशेष दोष हरणी, ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसको पढ़ा जा सकता है। तो इसके संदर्भ का प्रश्न था, कहाँ आया है ये शब्द और कैसे मिलेगा ये शब्द। कई बार तो लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ किस पुस्तिका में इस बात का प्रश्न है। आप कोशिश कीजिए, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और योग के छात्र हैं, तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा निकालें, उत्तर निकालें। हम लोगों ने तो सुबह सुबह खूब डिस्कशन किया है इस विषय पे, कई सारे छात्रों से बात की हमने। हमारी एक छात्रा हैं, बहुत शुरुआती दिनों से, रीना जी से लंबी बातचीत हुई हमारी कि कैसा कितना शानदार शानदार प्रश्न आ रहा है, और सारे श्लोकों का वर्णन, और मुझे बड़ा मतलब उत्साह मिल रहा था मैं ये देख के। कुछ आचार्य इस समय इतने शानदार हैं, जैसे रोहित जी हो गए, विवेकानंद वाले बच्चे हो गए, ये सारे सब जूनियर है, मेरे छोटे भाई बहन हैं, बट स्टिल दे आर डूइंग फैंटास्टिक। मतलब योगा एजुकेशन में उनके छात्रों ने बिल्कुल अलग लेवल को स्थापित किया है। रियली अप्रिशिएट कि जिस तरीके से आप लोग पढ़ा रहे हैं। मैं आपके नोट्स भी देख रहा था, क्योंकि बच्चे मेरे पास मेरे से संबंधित हैं, दे डू शेयर देयर नोट्स, और जो आप शेयर करते हैं उनके साथ दे ऑल्सो डू शेयर विद मी। तो मैं देख रहा था, आई मीन यू गाइज आर फैंटास्टिक, स्पेशली रोहित जी, विवेकानंद, कड़ाद एकेडमी इत्यादि इत्यादि के लोग, मतलब यू गाइज आर फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। मैं पैसे लेके नहीं पढ़ा था नेट, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सिर्फ उन्हीं बच्चों को पढ़ाऊँ जो बहुत अल्ट्रा सीरियस है, और हर बार मेरे को कोई प्रचार करने का भी शौक नहीं है। बट स्टिल आप, चूँकि आप लोग पैसे लेके पढ़ाते हैं, एंड इट्स ऑल्सो गुड प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस है, कीप डूइंग दैट, क्योंकि आप लोगों ने जिस प्रकार के छात्रों का ग्रुप बनाया है और फैंटास्टिक, शानदार है, अद्भुत। ये प्रश्न जिन बच्चों से आज मैंने पूछा है, जो बच्चे प्रतिदिन पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो इसके पूरे संदर्भ को ना बता दे। आपको आता है तो कमेंट करके बताइएगा कि इसका वर्णन कहाँ आता है। किस बंध के अभ्यास से सुषुम्ना नाड़ी, ये इनको याद कर लीजिए और इनको भी याद कर लीजिए, ये दोनों अलग अलग याद कीजिएगा। इनका नोट्स बनना चाहिए, एक नोट्स बनाइए, एक लेसन बनाइए, नाड़ी। और नाड़ी में जितने प्रकार की नाड़ियाँ हैं, कुहू है, अलम्बुशा है, पयश्विनी है ना, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये सब तो जानते ही हो। तो इन सब का वर्णन बाकायदा कीजिए आप कि कहाँ कहाँ नाड़ियों का वर्णन है और कितने प्रकार के नाड़ियों का वर्णन है, कौन कौन सी उपनिषद में है, कौन सी पुस्तिका में है। फिर ये प्रश्न आपके लिए ईजी हो जाएगा। प्रश्न है, प्राण ऊर्ध्वगामी होता है किस बंध के अभ्यास से। भाई, महाबंध है, मूल बंध है, उद्यान है, जालंधर है, सुषुम्ना होती कहाँ है? जाहिर सी बात है मूल बंध में होती है। अच्छा, इसमें कन्फ्यूज़न था बहुत सारे लोगों को कि क्या महाबंध से वो ऊपरगामी होती है कि मूल बंध से ऊपरगामी हो जाती है। सुषुम्ना का अभ्यास जब हम करते हैं तो वो जाहिर सी बात है मूल बंध हमें प्रायोरिटी, मतलब मूल तौर पे दिखेगा, लेकिन सुषुम्ना जागृति से पूर्ववत में इड़ा पिंगला की जागृति का वर्णन भी आता है। और वो जाहिर सी चीज़ है कि वो पूरा का पूरा क्रम अगर आप करना चाहते हैं पावरफुल तरीके से, तो आपको क्या लगाना चाहिए, महाबंध लगाना चाहिए,
जो उसके ऊपरगामी होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है। हालांकि मैं क्वेश्चंस पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल मैं ये वाला प्रश्न आया था, बच्चों ने पूछा था, मैं सोच बता देता हूँ। क्यों है सुषुम्ना के लिए मूल बंध? इजी, मूल बंध वैसा ही बंध है जैसा जालंधर या उद्यान है, लेकिन सुषुम्ना को अगर जैसे पुश करते हुए ऊपर लेके चलते चलते चले जाना है, कंटिन्यू लेके जाना है, ब्रह्मरंध्र तक लेके जाना है, तो उसके लिए आपको सारी ऊर्जा को यूज़ करना होगा। नेट क्या उत्तर देता है? आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। मैं क्या समझता हूँ कि महाबंध जो होना है वो होना चाहिए। बाकी नेट से बहुत ज़्यादा मेरे को इसमें लेना देना भी नहीं है कि वो किस उत्तर को सही मानता है। अगर मूल को मान ले दैट्स ओके। सिद्ध सिद्धांत पद्धति से संबंधित क्रम आधारित प्रश्न, एक प्रश्न आया था सिद्ध सिद्धांत के संदर्भ का, तो वो था इजी नहीं था, हालांकि उसको मॉडरेट कहा जा सकता है। प्रचंड व्याधि किस आसन से समाप्त हो जाती है? बहुत बढ़िया प्रश्न था ये, प्रचंड व्याधि के संदर्भ में आसनों का वर्णन, खास करके जिन जिन पुस्तिकाओं में है, 4 पुस्तिकाएं तो आपके कंठस्थ हो, अब आपको कंठस्थ होनी चाहिए। ये शिव संहिता के संदर्भ का एक प्रश्न था, शिव संहिता के ही संदर्भ में एक और आसनों के संदर्भ में प्रश्न है, शायद इसी के बाद है क्या? हाँ, उग्रासन। ये उग्रासन को अन्य किससे नाम से जाना सकता है? जनरली पश्चिमोत्तान इत्यादि का वर्णन आता है इसके संदर्भ में। तो जो लोग, मैं बताया ना कि जो लोग पुस्तक को बहुत एनालिटिकल होके पढ़ रहे होंगे, उन लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है इसको याद कर लेना, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन जो लोग एनालिटिकली नहीं हो रहे होंगे उनके लिए डिफ़िकल्ट तो होगा ही होगा। आइए अब ले आते हैं हमारे मूल और फेवरेट टॉपिक को, जिसका नाम है एनाटॉमी, मूत्र निस्यंदन यानी यूरिन फिल्ट्रेशन। अब ये पूरी प्रोसेस, मतलब ये शब्द आया ना निस्यंदन, तो पूरा प्रोसेस याद हो जाना चाहिए कि ब्लड के अंदर से बिलिरुबिन हो गया, उन सबको छांटने के क्रम में कैसे ग्लोमेरुलाई में, कॉर्टेक्स में, कि मेडुला में, ग्लोमेरुलाई में, कि ग्लोमेरुलस में, है ना, उसके बाद फिर नेफ्रॉन्स में, कि लूप ऑफ हेनलेज में, पूरी प्रोसेसिंग क्या होती है, कैसे वो काम करता है। एक बार जब आप ये बात समझ जाएंगे तो फिर ये प्रश्न ही क्या, फिर तो आप इसके ऊपर पूरा, मतलब ये तो 4 ऑप्शन वाला प्रश्न था, आप तो इसमें 500 वर्ड्स पे भी ये प्रश्न लिख सकते हैं। किडनी, मतलब आप सोचिए एक फैक्टर लिया, सफाई वाले फैक्टर को प्रश्न पूछा है इन लोगों ने, सफाई करना चाह रहे हैं नेट जेआरएफ वाले भी अननेसेसरी के लोगों को अपने क्षेत्र से, तो इसलिए ये प्रश्न पूछा। फिर एक प्रश्न है हड्डियों के संदर्भ में, मानव शरीर की हड्डियों का क्रम लिखिए, मानव शरीर की हड्डियों का क्रम लिखिए। अब हड्डियाँ ऑप्शन दी हुई थी, कौन कौन सी हड्डियाँ थी, कहाँ कहाँ है, कहाँ से शुरू होगा, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल से शुरू हो जाता है, फिर क्लाविकल्स पे बात आ जाएगी, हॉइड की बात आ जाएगी। मतलब आपको एक हड्डियों का नाम याद आना चाहिए कि ये रेडियस अल्ना क्या है, ये ह्यूमरस क्या है, कहाँ पे स्पाइन में क्या होती है, सर्वाइकल थोरैसिक लंबर का क्या स्वरूप होता है। मतलब ये अगेन वही बचपने वाला सवाल, ABCD वाले सवाल को पूछ रहे हैं। आर्मी की जो भर्ती होती है जिसमें हवलदार भरे जाते हैं, जो ये सैनिक होते हैं, जो उनमें इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। कोई लूसेंट भी खोल के देख ले तो उसके लिए भी ये आसान ही आसान है। ठीक है, वही मेरुदंड, स्पाइन की हड्डियों का क्रम लिखिए। अब क्या क्रम लिखिए इसमें, थोरैसिक लंबर, सर्वाइकल थोरैसिक लंबर, इसको कौन याद करेगा बताइए, ये तो मजाक में भी याद हो जाता हो, एक बार पढ़ लिए होंगे तो भी ठीक होगा ये प्रश्न। मैं यही बात कहना चाहता हूँ नेट वालों से कि भाई साहब थोड़ा एनाटॉमी का प्रश्न बढ़ाइए और कठिन कीजिए यदि हो सके तो। ये इतना इजी प्रश्न पूछेंगे फिर तो, या तो इसी को करना है तो इसी से क्वालिफाई करा लो। इतने इजी प्रश्न पूछ के आप लेवल कंप्लीट, मतलब कमज़ोर कर दे रहे हैं। योग शिक्षकों के साथ में अन्याय होगा। क्यों होगा? क्योंकि योग शिक्षक फिर एनाटॉमी पे उतना ध्यान ही नहीं देंगे, विज्ञान पे उतना ध्यान ही नहीं देंगे, और ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो कंप्लीट कहाँ करेंगे, रिसर्च कहाँ कर पाएंगे। आसनों की डिस्क्रिप्शन में या उसके पूरे वर्णन में दे विल डाई, दे कैन नॉट डू एनीथिंग। आगे बात बढ़ते हैं, गृहस्थ व्यक्ति को कितने ग्रास भोजन करना चाहिए। अगेन आता है ना 16 ग्रास, 32 ग्रास इत्यादि इत्यादि, तो उसका वर्णन था, ऑप्शन था, ऑप्शन में ईजी हो जाता। शिव संहिता में उग्रासन, एक सेकंड, उग्रासन ये है, ये प्रश्न शायद पीछे भी मैंने पूछा है, लेट्स सी, हाँ ये उग्रासन था, वही प्रश्न है। ये प्रश्न आ गया, पित्त दोष में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रश्न इजी है। एक चीज़ बताता हूँ पित्त दोष के संदर्भ में, इसमें थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। पित्त जब शब्द आए ना तो वात और कफ तो स्वतः बात आ जाती है। नोट्स बनाने के लिए ना इन सब का टारगेट रखिएगा कि कम से कम 5-5 पन्ने का इनका नोट्स बने।
वात रोग क्या होता है, पित्त रोग क्या होता है, कफ क्या होता है और कैसे उसे जस्टिफाई किया जाता है, कौन कौन सा आसन उनके लिए ठीक है, आयुर्वेद में सिद्धांत क्या कहता है। तो थोड़ा बहुत उनका उनका दर्शन करते हुए आप ये पूरा नोट्स बनाइएगा तो इजी होगा आपके लिए भविष्य में कभी कोई आयुर्वेद रिलेटेड कोई प्रश्न पर मिल जाए तो। हालांकि गुण जब आ जाता है तो आपको तीनों गुणों का अध्ययन करना होता है और गुणों के लिए सांख्य दर्शन बड़ा शानदार वर्णन करता है जिसमें जिसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अच्छा एक चीज़ और मैं बताता हूँ, आपने कभी सोचा है कि शिव और विष्णु और ब्रह्मा ये तीनों कौन से गुण के देवता हैं? आपको पता है? उपनिषद इस बात को जस्टिफाई करता है। उपनिषद शिव को तमोगुण का देवता मानता है, रजोगुण का विष्णु को मानता है, सतोगुण का ब्रह्म को मानता है। इसी तरीके का डिस्क्रिप्शन है। तो ऐसे ही हर एक चीज़ में अच्छा ऐसा नहीं कि तमोगुण बेकार ही मानिए आप उसको, है ना? या सतोगुण को बड़ा अच्छा मान रहे हैं आप, तो ऐसा नहीं है। बट स्टिल आपको समझ आना चाहिए कि हमारे अंदर जैसे आलस्य, प्रमाद ये सब बढ़ रहा है या हमारे अंदर निद्रा, अवसाद इत्यादि चीज़ें बढ़ रही हैं, तो इन सब में कौन कौन से गुणों की महत्ता है और किन गुणों को बढ़ा के कौन से गुण को हम डिक्रीज कर सकते हैं या उसे हटा सकते हैं या रोक सकते हैं या काउंटर कर सकते हैं। तो एक नोट्स बनाना चाहिए आपको, कहने का मतलब मेरा ये है। अगेन वही हठयोग प्रदीपिका के अनुसार विनाशक आसन कौन सा है, भोजन इत्यादि करने के उपरांत वाले आसनों का ऑप्शन था वहाँ पे। श्वेताश्वर उपनिषद का दूसरा प्रश्न है ये, है ना? ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद और श्वेताश्वर, तीन उपनिषदों से प्रश्न पूछ लिया गया है। इसका मतलब ये याद रखिए कि अब इसके चक्कर में फिर ऐसा ना हो कि अब आप इसके इनको भूल जाएं, क्योंकि वो जो मूल उपनिषद है अगली बार आप मेरी इस लाइन को लिख लीजिए। अगली बार मैं इसके लिए भी ये बात बोला था पिछली बार भी इस प्रश्न के लिए कि याद रखिए, क्योंकि पिछले का पिछला जो नेट था यानी जुलाई नहीं जनवरी का जो पिछले साल का पेपर था उसमें ई स्कैन कट प्रश्न मुंडक से खूब प्रश्न पूछने की कोशिश थी। फिर हमने कहा कि नहीं आगे वाले में यूनिट 2 पे जंप करेंगे, उन्होंने जंप किया। आप देख सकते हो। इस बार फिर मैं आपको ये बात कहता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, चाहे तो अगली बार ये वीडियो मेरे को दिखाइएगा खुद से भेज के। अगली बार ये लोग उन्हीं 10 उपनिषदों पे जंप करने वाले हैं, गारंटेड है। तो आप यूनिट 2 के योग उपनिषदों को पढ़ते हुए उनका भी अध्ययन जारी रखिएगा, ठीक है? हठ रत्नावली बहुत ही अद्भुत पुस्तक है ये। सुषुम्ना में प्राण को, अगेन अगर हठ रत्नावली क्या चीज़ है, मतलब अगर आपने सुषुम्ना में अगर आपने ये इसका अध्ययन किया होगा, सुषुम्ना का अध्ययन किया होगा, प्राण का अध्ययन किया होगा, है ना? तो इजीली आप इसमें जम करके आगे आगे जा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार अशेष दोषों को दूर करने वाली क्रिया कौन सी होती है? डिस्क्रिप्शन में पुस्तक में ही स्वामी स्वात्माराम ने खुद ही लिख रखा है। तो अगेन हठयोग प्रदीपिका, इट्स इजी इजी, है ना? हठयोग प्रदीपिका फिर से योग सिद्धि में मिताहार, ये लाइन इस पे भी एक पूरा लेसन बनना चाहिए, है ना? ये क्यों आ रहा है, जरा मिताहार को थोड़ा सा समझिए आप। मिताहार का सिद्धांत, इसके लिए नोट्स बनाना होगा आपको बाकायदा, अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए मिताहार के संदर्भ में। मिताहार को यदि आपने ढंग से समझ लिया और समझा दिया तो सिर्फ वो प्रदीपिका के अनुसार क्या बाकी अन्य शास्त्रों के अनुसार भी मिताहार को आप समझ पाएंगे। देखिए हठयोग में, इसमें हठयोग में, प्रदीपिका नहीं, हठयोग में मिताहार का कॉन्सेप्ट होता क्या है, क्यों कम खाना है, क्वालिटी वाइज भोजन करना है, डाइटेटिक्स से इसको कोरिलेट कर सकते हैं क्या, डाइट में इसका क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे ये आपके भोजन सिद्धांत को आगे बढ़ाता है, ये सारी चीज़ों को ऐड ऑन आपको करना होगा। एक पूरा लेसन बनेगा मिताहार के ऊपर और आसानी से आप इसको काउंटर कर पाएंगे, ठीक है? फिर बात आती है पतंजलि के अनुसार अब चित्त वृत्ति निरोध के उपाय, क्या पूछूं मैं। शिव संहिता के अनुसार चक्र क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया कि चक्र के संदर्भ में एक बेहतरीन सा नोट्स आपको बना लेना चाहिए, चक्रों का पूरा पूरा वर्णन आपके नोटबुक में हो, ठीक है? ये प्रश्न था। अब मैं प्रश्न आपके सामने दिखाते जा रहा हूँ। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार किससे प्रचंड राग रोग है, ये राग नहीं है, प्रचंड रोग का नाश होता है, प्रचंड रोग का नाश होता है, प्रचंड रोग का नाश होता है, ठीक है? तो इसका अध्ययन हो जाए। फिर कठोपनिषद, देखिए अब जाके उन मूल 10 उपनिषदों में से एक उपनिषद पूछ लिया गया, कठोपनिषद, ठीक? कठोपनिषद का वर्णन अब देखने को मिल रहा है कि कठोपनिषद में क्या क्या है। अनुसार भोक्ता किसे कहा जाता है, न भोज्यम न भोक्ता, है ना? ये तो
गाने में भी आता है आजकल, न भोज्यम न भोक्ता। तो इसका ये अगेन इजी इजी सा टॉपिक है। कठोपनिषद ईश के कठ प्रश्न मुंडक हमेशा से ही छोटे छोटे प्रश्नों को ही लेके आते हैं, पॉइंट वाइज लेके आते हैं। एक छोटा सा टॉपिक, छोटा सा नोट्स, इजी हो जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ ऐसा मैं मतलब मेरी कोशिश ये है कि आप कुछ आप देखो इसमें, ऐसा क्या है जो कभी आपने देखा ही नहीं, ऐसा क्या है जो कभी बना ही ना हो, ऐसा क्या हो जिसको आप पढ़े ही ना हो, ऐसा कभी कुछ हुआ है। ये सारे के सारे टॉपिक हमेशा आपके सामने आते रहे हैं, और एक नहीं मल्टीपल टाइम आपके सामने आया है, बट स्टिल उसके बाद भी आप इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। यानी कि आपकी ये गलती, किसकी गलती? आपकी स्टिल। अगर आपने इन चीज़ों को कभी ध्यान से नहीं देखा, अब जैसे वज्रासन है, वज्रासन को करने का क्रम पूछ रहा है, ठीक है, वक्षासन वज्रासन को करने का क्रम लिखिए। मूढ़ अवस्था, अगेन इसके लिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। मूढ़ अवस्था, मूढ़ अवस्था। अब आप ऐसे देखिए, मूढ़, एकाग्र, निरुद्ध, है ना, ये चित्त की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। ये चित्त भाई साहब जो है, इनकी विभिन्न अवस्थाएं हैं। 5 अवस्थाओं में कौन कौन सा है? जिसमें क्षिप्त अवस्था आती है, विक्षिप्त आती है, एकाग्र आती है, मूढ़ आती है और निरुद्ध आती है। तो आपको ये देखना है कि इनका क्रम आगे पीछे हो सकता है। पहले तो ये चीज़ सोचिए कि क्षिप्त विक्षिप्त होगा पहले कि क्षिप्त होगा, ठीक है, फिर मूढ़ होगा पहले कि एकाग्र होगा पहले। निरुद्ध तो सबसे लास्ट में ही होना चाहिए टेक्निकली। कौन सा आगे कौन सा पीछे, ठीक है। और आगे भी किसी ने, किसी ऋषि ने लिखा तो क्यों लिखा, उस चीज़ को आप थोड़ा सा सोचिए क्यों। रैशनैलिटी, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, रैशनल होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप रैशनल हैं तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ये एक हो गया मूढ़ अवस्था में कौन सा गुण। अब जब आप एक एक, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, हर अवस्था पे एक नोट्स का लेसन बनाइएगा। लेसन 1 में जिसमें क्षिप्त लिख लिया। अब क्षिप्त के संदर्भ में विभिन्न दार्शनिकों ने क्या कहा, वो बात आप तय कराइए। किसने क्या, हम भी एक वीडियो इस पे बनाने वाले हैं, जल्दी बनाएंगे कि क्या क्या है। क्षिप्त को क्षिप्त क्यों माना जाना चाहिए, क्यों नहीं उसे हम विक्षिप्त को पहले लेके आए। क्षिप्त में क्या होता है, कैसी, कौन से उसमें तमोगुण प्रभावी होता है कि तम और रज का गुण प्रभावी होता है, क्या होता है, कैसे होता है। तो इस पर पूरा एक विवेचन किया जाना चाहिए। आप भी अपना विवेचन जरूर करें। बड़ा ईजी प्रश्न था वैसे ये। योग सूत्र में बताए गए अंतरायों का, चित्त विक्षेप के अंतराय, फेवरेट टॉपिक। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ये हर बार का प्रश्न है ना। चित्त विक्षेप के अंतराय कौन कौन से होते हैं, कैसे चित्त जो है वो अपने मूल कॉज से बाहर निकल जाता है। तो इजी है योग सूत्र का, तो क्या ही प्रश्न। हाँ, ये डाइट से एक प्रश्न देखने को मिला था। वसा का अवशोषण शरीर के किस भाग में होता है, कौन फैट को डाइजेस्ट करता है। एनाटॉमी का भी हिस्सा है और डाइट का भी हिस्सा है। तो थोड़ा कल्पना करके देखिए कि वसा को कौन पचाएगा, है ना। अवशोषण कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में होता है। जैसे कुछ चीज़ों का, किन चीज़ों का अवशोषण आपके माउथ में होना शुरू हो जाता है, स्टार्च का होता है कि ट्राइग्लिसराइड्स का होता है, ये तय करना होगा आपको। आप बताइए कमेंट करके, मैंने तो 20 बार पढ़ा है इन चीज़ों को। फिर आपको ये देखना है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, लिवर उसको कैसे स्वीकार करता है, माइक्रोविलाइज में कैसे ट्रेवल करती हैं। तो ये अगेन बहुत ही इजी। आत्मा से आत्मा ही संतुष्ट, ये गीता है ना, गीता जी का प्रश्न है। प्रश्न में ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन में ये ऑप्शन था कि गीता का है कि किसका, किस दर्शन से संबंधित है, बट स्टिल ये गीता का प्रश्न है। आत्मा के संदर्भ की तो सारी बात है। कौन सी वायु शरीर की समस्त क्रियाओं के समान रूप, कौन सी वायु जो है समान रूप से संचालित करती है। प्राण अपान समान व्यान और उदान, वही प्राण के को ही प्राणवायु कहा जाता है। प्राणवायु के संदर्भ की बात थी, तो इसी था प्रश्न था। बौद्ध दर्शन से बहुत इजी सा एक प्रश्न पूछ लिया था इन लोगों ने। प्रत्यक्ष कितने प्रकार के माने गए हैं। प्रत्यक्ष जब बात आती है ना, तो प्रत्यक्ष का अध्ययन आपने कहाँ सुना था, पातंजलि योग सूत्र में। प्रत्यक्ष अनुमान आगमा तेन प्रमाणानि, प्रमाण का एक प्रकार प्रत्यक्ष माना गया है। तो प्रत्यक्ष का कितना प्रकार बताया गया है बौद्ध दर्शन में। यानी ये ट्रिप्लिकेसी का प्रश्न था, डिफिकल्टी लेवल में माना जाना चाहिए क्योंकि ट्रिप्लिकेसी का प्रश्न है। प्रत्यक्ष शब्द सुनते ही आपको तुरंत याद आएंगे कौन, महर्षि पातंजलि। पातंजलि को जब आप याद करेंगे तो फिर उधर ही कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। फिर उसके बाद पातंजलि पे बौद्ध दर्शन, फिर प्रत्यक्ष का कितना प्रकार है, तो डिफिकल्टी माना जा सकता है। सात्विक पुरुष का प्रिय आहार कैसा होता है, कैसा होता है। पिज्जा बर्गर होता है, नहीं होता है, बताइए। वशिष्ठ संहिता में गृहस्थ के लिए भोजन के कितने ग्रास बताए गए हैं। अब ये
आप ये चीज़ देखिए, योग वशिष्ठ जो होती है ना, वशिष्ठ संहिता का उससे मिलता जुलता वर्णन है योग वशिष्ठ। बहुत बड़ी सी किताब, छोटा सा प्रश्न। इतनी बड़ी किताब पढ़ोगे एक प्रश्न आएगा, दैट्स ऑल। अब अगर नहीं पढ़ पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक प्रश्न छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वशिष्ठ संहिता इत्यादि को, यानी ये जो योग वशिष्ठ है उसे बाद में भी पढ़ें आप तो कोई इशू नहीं है। एक ही प्रश्न देखने को मिला, बड़े दिनों बाद देखने को मिला, वशिष्ठ संहिता से कोई प्रश्न ही नहीं आता। किसकी शुद्धि से कैवल्य की प्राप्ति होती है? चित्त की शुद्धि से होती होगी। या केवल की स्मृति में किस पशु का दूध निषिद्ध बताया गया? अच्छा, पशुओं का दूध भी कैसा होता है, जैसे बताता हूँ। एक होती है दुधारू गाय, जिसका बछड़ा दूध निकालता है, फिर उसके दूध को लिया जाता है और जनरली हम उसका रसास्वादन करते हैं। लेकिन कुछ गाय ऐसी होती हैं जो अत्यंत बूढ़ी हो चली हैं, कुछ बीमार होती हैं, कुछ का बछड़ा नहीं होता है, तो ऐसे गायों का दूध निषिद्ध बताया गया है। ऑप्शन में जो भी होगा आपने टिक लगाया होगा। जैन दर्शन से भी एक प्रश्न पूछा था इन लोगों ने, है ना। जनरली ये लोग कोई फोकस नहीं करता। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हूँ, इस बार का पेपर बड़ा अतुलनीय रहा है। मतलब फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री आई कैन से कि नेट जेआरएफ के पेपर को इन लोगों ने बहुत, मतलब सारे यूनिट्स के सारे टॉपिक्स को टच करने की पूरी कोशिश की है। मतलब कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है जिसको इन लोगों ने टच नहीं किया या उसके टॉपिक को आगे लाने की कोशिश नहीं की। पूरी कोशिश इनकी रही है कि सारे यूनिट्स को ले आए और आपके सामने, आपके सम्मुख रखें। तो एक आनंददायी विषय है ये, और ये एक अच्छा संकेत है आपके लिए भी कि अब आपको यूनिट्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। भगवत गीता के अनुसार गुरु शिष्य शिक्षा ग्रहण करने की क्या विधि? ऑप्शंस जो भी रहा होगा इजी ही रहा होगा। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार मानव का अस्तित्व। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, उपनिषद उपनिषद उपनिषद, हमेशा से उपनिषद एक फेवरेट टॉपिक होता है, क्योंकि उपनिषदों में आपको फंसाया जा सकता है। उपनिषदों में जैसे प्रणव शब्द ही ले लीजिए, प्रणव शब्द को 20 बार बताया गया, 20 उपनिषदों में, 20 उपनिषदों में अलग अलग तरीके से बताया गया, तो आप कंफ्यूज होंगे। इसलिए ये कंफ्यूजन क्लियर करने का एकमात्र तरीका है। क्या है तरीका? उपनिषदों का अध्ययन। ये जो उपनिषद लोग हैं, उपनिषदों का अध्ययन खूब कीजिए जितना हो सकता है। मतलब अगर ये सर्कल मान लीजिए मैं बनाता हूँ आपकी ये प्रिपरेशन सर्कल है, तो प्रिपरेशन सर्कल में आपको ये हिस्सा उपनिषद को देना चाहिए, इतना बड़ा। ये हिस्सा जो है वो आपको देना चाहिए यूनिट 1 को, ये हिस्सा आपको देना होगा। ये तो यूनिट 2 है उपनिषद वाली, पतंजलि को यूनिट 3 को, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 जाके देखना तो जान जाओगे क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। ये है यूनिट 10। जो यूनिट 10 से प्रश्न आसनों का जो प्रश्न आता है वो जाहिर सी बात है यूनिट 3-4 को भी टच करता रहता है, ठीक है। और ये एनाटॉमी हो गई यूनिट 6-7। बाकी इस पे सबसे ज़्यादा फोकस यूनिट 2 के ऊपर। तो यानी 1, ये 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इस तरीके का एक सर्कल बनाइए यूनिट 10 यूनिट्स को थोड़ा सा जस्टिफाई करते हुए कि कितने बड़े सर्कल में कितना। मतलब आप ये मान के चलिए कि तकरीबन 40% आपको फोकस उपनिषद पे करना होगा। नहीं, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो, अगर आपका संस्कृत बैकग्राउंड नहीं है तब तो बहुत भी जाते, लेकिन यदि आपका बैकग्राउंड है तो थोड़ा कम कर सकते हो। बट स्टिल उपनिषद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उपनिषद उपनिषद उपनिषद, मेरी बात को अपने दिमाग में बिठा लो, उपनिषद के बिना कुछ नहीं कर पाओगे। और फिर उपनिषद तैयार हो जाए तो इन 2 लोगों से पार पा लेना, हठयोग प्रदीपिका और घेरण्ड संहिता से। और तीसरे में आएंगे महर्षि पतंजलि। मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के ले लो। अगर इन 4 लोगों को आपने आत्मसात कर लिया, याद कर लिया, तो आपको नेट क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए पूरी कोशिश ये करें कि आप उपनिषद को, हठयोग प्रदीपिका को, घेरण्ड संहिता को और उसके साथ में पातंजलि योग सूत्र को जरूर 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 याद कर लें। ये क्वेश्चंस आप देखते जाइए। हठ सिद्धि के लक्षण की बात आती है। श्वेताश्वर उपनिषद में एक और प्रश्न आ गया, देखिए 5 उपनिषद आ गया। योग यूनिट 2 का 2 योग कुंडल्य उपनिषद के अनुसार योग विधान का क्रम। पर्यावरण तो खैर यूनिट उसका पेपर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये भी पेपर 1 में आया था, अच्छा प्रश्न था। तो एक और एनईपी के संदर्भ में प्रश्न आया था, ठीक है। ब्लेस बेबी सिंड्रोम किस कारण से होता है, एनाटॉमी का प्रश्न है। ये डिजीज़ का प्रश्न है, ठीक है। डिजीज़ के संदर्भ में प्रश्न है, एक ही प्रश्न आया सिर्फ। सप्त साधन का क्रम लिखिए। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार सूत्र नीति की लंबाई कितनी होनी चाहिए। शिव संहिता के अनुसार नाड़ियों को क्या कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद, अगेन उपनिषद, देखिए उपनिषद कितने हैं।
कठोपनिषद, ठीक है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति ये एक प्रश्न है। एमएसआरटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमएसआरटी यूनिट 1 का क्वेश्चन है, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक। इस बार एमएसआरटी पूछे तो अगली बार नहीं ही पूछेगा, है ना। यानी कि अब अगली बार किसके ऊपर आपको फोकस करना है, थोड़ा सा फोकस करना है सविता की जो ध्यान साधना है ना, यूनिट 1 में जो डीएसवी का जो शांति कुंज का है कॉन्सेप्ट, और यह एक कॉन्सेप्ट वहाँ का है जो एस व्यासा यूनिवर्सिटी का है, तो उन लोगों के कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। एमएसआरटी अगली बार नहीं ही पूछेगा, ठीक है। सर्वसंकल्प सन्यासी किसे कहा जाता है, अब पता नहीं ये कहाँ से पूछ जाता सर्वसंकल्प सन्यासी, ये तो मुझे भी नहीं पता है कि सर्वसंकल्प सन्यासी। ऑप्शन देखता तो शायद याद भी आता, ऑप्शन से याद नहीं, बच्चों ने लिख के भेजा, वही मैं आपके सामने। त्रिशिक ब्राह्मणों उपनिषद में कर्मयोग की अवधारणा। आप सोचिए उपनिषद के संदर्भ में देखिए, ये तकरीबन 13वां प्रश्न है। घेरंड संहिता में नाड़ी शुद्धि के कितने प्रकार बताए गए हैं। घेरंड ऋषि से भी इस बार मुझे लग रहा है 8 या 10 सवाल है। हठयोग प्रदीपिका से 8-10 सवाल है ना, उपनिषद से। यानी अगर आप चलिए एक आइडिया लेते हैं, पहले थोड़ा इसको कंप्लीट कर ले। हठयोग का उद्देश्य राजयोग तथा राजयोग का उद्देश्य केवल है, ये सिद्ध सिद्धांत पद उसका क्या उद्देश्य है, इसको सिद्ध करा, कुछ ऑप्शन था वहाँ पे। ध्यान बिंदु उपनिषद अगेन एक प्रश्न। अंतःकरण अधिगम से उत्पन्न प्रणव कौन सा है, दिखाई दे रहा है ना आप लोग को। श्वेताश्वर उपनिषद अगेन, उपनिषद में योगी की ध्यान मुद्रा का वर्णन कीजिए, ये सारा प्रश्न है, देखते जाओ। योग सूत्र के अनुसार क्लेश कितने होते हैं। उदान वायु की वजह से किससे संयोग नहीं होता। जैन दर्शन का दूसरा प्रश्न है, जीव के बंधन का कारण क्या होता है। सांख्य दर्शन अगेन, पुरुष का स्वरूप क्या है। वेदांत दर्शन में मोक्ष की परिभाषा लिखिए। अब आते हैं थोड़ा सा डिस्कशन में कि हम लोग को क्या करना है, ठीक है। चलो कोई टेंशन नहीं है, आराम से। प्रश्न मेरा उद्देश्य था तुमको दिखाना कि प्रश्न देख सको, थोड़ा सा आइडिया लगा सको बच्चों कि क्या हम करने वाले हैं और क्या आपको करना चाहिए। एक तो चीज़ है, सबसे पहला क्या है, खूब अच्छी सी राइटिंग में लिख लीजिए उपनिषद, ठीक है। फिर लिख लीजिए एक हेडिंग में बिल्कुल हठ योग प्रदीपिका, फिर लिख लीजिए घेरंड संहिता, और फिर लिख लीजिए पतंजलि। ठीक है, उपनिषद कौन कौन सा उपनिषद आपको महत्वपूर्ण मानना है। सारे 10 और 10 वो जो बाकी का योग का उपनिषद है उन सबको। अब इसके इतर अगर आप आगे बढ़ जाइए तो हठ योग प्रदीपिका, इसको भैया पूरा याद कर लो। देखो उपनिषद से इस बार तकरीबन मुझे लग रहा है 15 से 20 सवाल था। हठ योग प्रदीपिका से 8 से 10 सवाल, घेरंड संहिता से 8 से 10 सवाल, पतंजलि योग सूत्र से 5 से 10 सवाल। इतना इतना हमेशा से ही रेशियो रहा है हर बार का। अब अगर तकरीबन मानिए इसका 15-20 में से अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 15 सवाल भी आए, 15 8 8 है ना, 15 5 20 3 23 23 और 7 30 31 और 5 36, तकरीबन 40 सवालों का एरिया ये भाई साहब लोग लेके गए। इसी में थोड़ा सा एनाटॉमी ऐड कर लो आप तो ये 50 हो जाएगा। अब आप समझिए कि आप बिल्कुल ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, मतलब 50 के आसपास में थोड़ा सा और पुश करोगे, थोड़ी सी और ताकत लगाओगे तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति को और शिव संहिता को और गोरक्ष संहिता को, इन लोगों को भी अगर थोड़ा सा प्रेशराइज अपने आप को करके याद कर लिया तो नेट क्वालिफाई, नेट का चक्कर आपका समाप्त हो जाएगा तुरंत। फिर पेपर 1 का जो भी होना होगा वो देखा जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन इसके तरफ से यानी योग के तरफ से आप फ्री हैं, तो पूरा का पूरा फोकस लगा दिए। ये जो लोग साइकोलॉजी पे यानी यूनिट 6-7 के चक्कर में जो पढ़े रहते हो, यूनिट 10 के चक्कर में जो पढ़े रहते हो, परेशान रहते हो बिना मतलब यूनिट 10, 5 यूनिट्स आपको बहुत तरीके से याद करनी है। बाकी के 5 यूनिट्स पे फोकस बाद में किया जाएगा, और 5 यूनिट के भी कुछ टॉपिक्स को आपको बहुत ध्यान रखना है, याद रखिए। अगर आपने बहुत फोकस किया तो मैं ये समझता हूँ कि आपको पास करने से कोई रोक नहीं पाएगा। आगे आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी, कोई बात हो तो मुझे बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके साथ एक वीडियो बना के और साझा करूं। मेरी आगे वियतनाम की यात्राएं हैं, वैश्विक यात्राएं हैं, नेट जेआरएफ की परीक्षाएं हम लोग फिर से शुरू कराएंगे। प्रिपरेशन हम फ्री ही कराते हैं, लेकिन सबको नहीं, हर उस व्यक्ति को जो लोग एक तो अनुशासित होते हैं, साथ में
जो लोग चाहते हैं कि मतलब योग्य हैं या पैसा उनके पास नहीं, ऐसे लोगों को हम फ्री करा देते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनैलिटी वाला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चाहिए तो इंटरनेट पे बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं। आप किसी के पास भी चले जाइए, रोहित आचार्य के पास चले जाइए, शक्ति कुंज करके लड़का है, आप विवेकानंद एकेडमी के पास चले जाइए, आप कणाद एकेडमी के पास चले जाइए, ये लोग अवेलेबल हैं और बहुत फ्री, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लेते, बहुत कम पैसे में ये लोग पढ़ा देते, तो आप उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। ये भी छोटे भाई हैं सारे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नेट क्वालिफाई करें और उसको एनालिटिकली समझें तो आपको एक बार इसके मेरे थ्रू होकर गुजरना होगा। मेरा नंबर आप बाखूबी जानते हैं, आप संस्थान के लोगों से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको मैं अपना पर्सनल नंबर दे दूं, मतलब पर्सनल एज इन जो लोग यूज़ करते हैं भारत में, तो ये मेरा नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये व्यक्तिगत नंबर है मेरा, आसानी से आप इस पर संदेश भेज दीजिए और ये मुझ तक पहुंच ही जाएगा। अगर मैं भारत में हूं तो नहीं भी हूं, विदेश में हूं तो भी टीम वाले लोग मेरे तक ये बात पहुंचा देते हैं। यदि आपको टीम से कॉल पे संपर्क करना है तो उसका ये नंबर है, आप उनसे बात कर सकते हैं यदि कोई बातचीत हो आपकी तो। और अगर आपको बहुत जानकारी लेनी है तो गूगल पे डायल कीजिए www.skmyoga.in। नहीं अगर टाइप करना चाहते हैं, इतना भी नहीं, तो बस आप गूगल से SKM योगा इतना भी लिख देंगे तो भी हो जाएगा। आगे नेट JRF लिख देंगे तो नेट JRF वाली पूरी फाइल आपके सामने खुल जाएगी। यूट्यूब पे भी आप जाके, सिर्फ आपको अगर फ्री चैनल वो सारा एक्सेस करना है तो आप यूट्यूब पे भी जाके SKM योगा सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और वहाँ से भी दुनिया भर का तकरीबन 620 वीडियो मैंने बना रखा है जो यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, तो जाओ और जाके देखो, क्योंकि ये वीडियो भी आप यूट्यूब पे ही देख रहे होंगे। स्टिल और कोई प्रश्न होगा, विल कैच यू गाइज लेटर। अभी के लिए मुझे आप आदेश दीजिए। कोई अगर इसमें भूल चूक हुई हो तो माफ़ कीजिएगा मेरे को भी और उन लोगों को भी जिन लोगों ने मेरे तक ये प्रश्न पहुंचाया है। और हम ईश्वर नहीं हैं, हमसे गलतियां निश्चित तौर पे होती हैं। मैं नहीं, हर वो व्यक्ति जो पढ़ाता है उससे कोई ना कोई गलती ज़रूर होती है। मेरे से भी कोई गलती हो तो क्षमा प्रार्थी तो मैं हमेशा से ही हूँ। और एक और बात है जो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, गुरुओं की अत्यंत कृपा होती है तो हम योग आत्मसात कर पाते हैं। तो कोशिश ये करें कि योग को अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बना लीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। चलिए जल्दी मिलते हैं। अभी के लिए हम ये कक्षा समाप्त करते हैं।